हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की राजस्थान नजन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान की चित्रकला व लोक कला वाला चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने राजस्थान की चित्रकला पूरी पढ़ ली थी। आज हम लोक कला के बारे में पढ़ेंगे। देखो लोक कला क्या होती है। देखो आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम के स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लोक कला कहते हैं। मतलब ये बोला कि आम इंसान बिना तामझाम के कोई भी कलाकारी करता ना, उस कला को अपन क्या बोलते हैं, लोक कला कहते हैं। देखो लोक कला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सांझी। सांझी क्या होती है। तो देखो सांझी है ना, ये दशहरे के पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। देखो सांझी कब बनाई जाती है, तो दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पूती दीवार पर 15 दिन लगातार गोबर से सांझी बनाती है, वे उसका पूजन करती है। तो वो सांझी क्या होती है, तो देखो इसमें कुंवारी कन्याएं जो होती है ना, जो दीवार होती है जिसमें सफ़ेद कलर हो रखा होता है, सफ़ेद पूटी वाली दीवार होती है, उस पर 15 दिनों तक गोबर से क्या बनाती है, गोबर से सांझी बनाती है और उसका क्या करती है, पूजन करती है। और सांझी को माता पार्वती का प्रतीक मानकर पूजन करती है और अच्छे वर और घर की कामना करती है। तो देखो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है कि सांझी किसका प्रतीक है, तो पार्वती माता का प्रतीक है, यानी माता पार्वती का प्रतीक है सांझी, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो कुंवारी कन्या है ना, ये माता पार्वती का प्रतीक मानती है सांझी को और इसकी पूजन करती है और अच्छे वर और घर की कामना करती है। अब देखो सांझी को सांजुली, झांझुली, सींजी, सांझ के हाजी, हाजिया ये सब बोलते हैं सांझी को। अब उनको तो याद रखना। देखो सांझी, ये झांझुली जी सींजी और ये झांझ के हांजी, हांजिया ये सब क्या होती है, ये सब सांझी के नाम है। अब देखो सांझी में इनका कितने दिन तक गोबर से लगा था कि कितने दिन तक बनाई जाती है, 15 दिन, ये 15 दिन बनाया जाता है सांझी का त्यौहार। तो देखो 15 दिन में भी देखो 1 से 10 दिन, 1 से 10 दिन 1 या 2 प्रतीक बनाती थी। 1 से 10 दिन 1 या 2 प्रतीक बनाती है और अंतिम 5 दिन बड़े आकार की सांझी बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सांझा कोट कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सांझा कोट कहते हैं। तो देखो 1 से लगा के 10 दिन तक तो 1 या 2 प्रतीक बनाती है। अब देखो प्रतीक भी पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, यानी सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे बनाती है। दूसरे दिन 5 फूल बनाती है। तीसरे दिन पंखी बनाती है। चौथे दिन हाथी पर सवार हाथी सवार बनाती है। 5वें दिन चौपड़ बनाती है। छठे दिन स्वास्तिक बनाती है। 7वें दिन घेवर। 8वें दिन ढोलक या नगाड़े। 9वें दिन बदनवार। 10वें दिन खजूर का पेड़, इन्हीं बनाए जाते हैं। देखो इतना डिटेल में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बस थोड़ा नॉर्मली याद रख सकते हैं कि पहले दिन चांद तारे, दूसरे दिन फूल बनाती है, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी पर सवार बनाती है, 5वें दिन चौपड़, फिर छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ये ढोलक और नगाड़े, 9वें दिन बदनवार और 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। उसके बाद मैंने कहा ये तो 1 या 2 प्रतीक बनाती थी 1 से लगा के 10 दिन तक। अंतिम 5 दिन बड़े आकार की सांझी बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सांझा कोट कहते हैं। सांझा कोट के बीचों बीच सबसे बड़े आकार की आकार में सांझी माता व मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति का चित्रण किया जाता है। अंतिम 5 दिन बड़ी सांझी बनाई जाती है, सांझा कोट बनाया जाता है। और सांझा कोट के बीचों बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता और मानव, पशु, पक्षी और प्रकृति का चित्रण किया जाता है। तो बस देखो ये हमें ध्यान रखना है। एक बार ऐसे पढ़ना, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये आजकल आते हैं ना बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूछा जा सकता है, बाकी तो नहीं आएगा। बाकी देखो हमें बस इतना याद रखना है कि दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष बनाई जाती है, 15 दिन बनाई जाती है और सांझी का प्रतीक किसको बोलते हैं, पार्वती माता को बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है मांडना। मांडना भी एक लोक कला है। देखो दीवारों को अलंकृत करने के लिए मांडने बनाए जाते हैं। देखो मांडने दीवारों पर या फर्श पर बनाया जाता है, उसमें किसी के चेन जैसे पगले वगैरह होते हैं, ये सब बनाए जाते हैं मांडने के अंदर। ये हमें ध्यान रखना, जैसे लक्ष्मी जी के पगले बनाते हैं तो उस तरीके के मांडने बनाए जाते हैं। और यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में देखो पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। तो देखो ये बोला कि अगर कोई तीर्थ यात्रा से सकुशल लौट के आ जाता है ना, तो इस खुशी में क्या बनाया जाता है, तो पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडी जाती है, मांडने बनाया जाता है। और ये जो मांडना है ना, ये अमूर्त एवं जामिति शैली का मिश्रण है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि देखो अमूर्त होते हैं और जामिति शैली का मिश्रण होते हैं कौन, मांडना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अमूर्त और जामिति शैली का मिश्रण कौन होता है, तो मांडना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो फड़, ये इंपॉर्टेंट है। फड़ भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे के छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा फड़ या फिर पट चित्रण किया जाता है। पट जिसको अपन फड़ बोलते हैं, उसका चित्रण किया जाता है। तो कौन करते हैं, तो देखो भीलवाड़ा के जो शाहपुरा है वहाँ के छिपा जाति के जो जोशी परिवार है ना, वो फड़ चित्रण करते हैं।
उसमें भी प्रमुख चित्रकार कौन है, मतलब देखो जोशी परिवार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब फट चित्रण से कौन संबंधित है, तो जोशी परिवार है। उसमें भी प्रमुख चित्रकार कौन है, तो श्रीलाल जोशी है। इंपॉर्टेंट है, कौन है प्रमुख चित्रकार यानी प्रमुख फट चित्रण करने वाला कौन है, श्रीलाल जोशी है, जो कहाँ के निवासी है, भीलवाड़ा के निवासी है। ये हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है ये मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि श्रीलाल जोशी मतलब किससे संबंधित है, तो फट चित्रण से संबंधित है, कहाँ के निवासी है, तो भीलवाड़ा के निवासी है। ये हमें ध्यान रखना है। और जो फड़ है ना वो भूपों के लिए निर्मित की जाती है, तो फड़ किसके लिए बनाई जाती है, भूपों के लिए बनाई जाती है। और फड़ का वाचन जो भूप है ना वो रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। हमने पढ़ रखा है कि रावण हत्था यानी ये अपन ने देखो पापू जी की फड़ पढ़ी थी, ये रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ मतलब वाचन किया जाता है। और देवनारायण की फड़ ये जंतर वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। तो यही है कि मतलब भूपे जो होता है ना वो रावण हत्था और जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं। और इस पर मतलब लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों व चमत्कारों को चित्रण किया जाता है। फड़ का मतलब क्या होता है, फड़ के ऊपर लोक देवताओं के जो लोक देवता है ना उनके जीवन के अनेक प्रसंग और चमत्कारों को क्या होता है, चित्रण किया हुआ होता है। और फड़ में तो बनाई कैसे जाती है, तो मोटे हाथ कटे 2 सूती वस्त्र, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सूती कपड़े होते हैं, उसको रेजी या रेजा बोलते हैं। तो बता देखो 2 मतलब मोटे हाथ कटे 2 सूती कपड़ों, जिसे रेजी या रेजा पर गेहूँ या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलफ तैयार करके उसे गोट करके समतल करके 5 या 7 रंगों से इस पर किया जाता है, चित्रण किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें वही कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर गेहूँ या चावल की मांड है, उसके अंदर गोंद मिला के उसका कलफ तैयार करते हैं और फिर घोट कर समतल कर देते हैं और उस पर 7 या मतलब 5 रंगों से क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फट चित्रण कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट यही है कि फट चित्रण कहाँ पे किया जाता है, तो भीलवाड़ा में शाहपुरा परिवार मतलब शाहपुरा के अंदर छीपा जाति के जोशी परिवार करता है। उसमें से भी फेमस कौन है, श्रीलाल जोशी है, जो भीलवाड़ा के निवासी है। और ये भूपों के लिए बनाई जाती है, जो रावण हत्था और जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। देखो पाने क्या होता है, तो देखो पाने राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र को अपन क्या बोलते हैं, पाने कहलाते हैं। तो मतलब पाने क्या होते हैं, कागज पर जो चित्र बने होते हैं ना उसे अपन क्या बोलते हैं, पाने बोलते हैं। जैसे अपन दिवाली के दिन वो लक्ष्मी जी का कागज बना हुआ चित्र यूज़ करते हैं, मतलब चिपकाते दीवार वगैरह पे, तो उनको अपन पाने बोल सकते हैं। तो मतलब कागज पे जो चित्र बने होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पाने कहते हैं। और श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वाधिक कलात्मक है। सर्वाधिक कलात्मक किसका पाना है, श्रीनाथ जी का पाना है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण किया गया है। तो इसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण किया गया है किसमें, श्रीनाथ जी के पाने में। तो श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक है, ये हमें ध्यान रखना है। और पाने क्या होते हैं, तो कागज पर बने चित्र होते हैं देवी देवताओं को, अपन क्या बोलते हैं, पाने कहते हैं। और ये भी एक क्या है, लोक कला के अंदर ही आती है। नेक्स्ट है कावड़। देखो कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ के बस्सी गाँव के खैरातियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। मतलब चित्तौड़गढ़ के जो बस्सी गांव है ना चित्तौड़गढ़ का, वहाँ के जो खैराती है ना उनका पुश्तैनी व्यवसाय क्या है, कावड़ बनाना। और कावड़ के पारंपरिक मतलब कलाकार कौन है, तो मांगीलाल मिस्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, कावड़ के पारंपरिक कलाकार कौन है, मांगीलाल मिस्त्री है। इनका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, हमें ध्यान रखना है। देखो कावड़ क्या होती है, तो कावड़ मंदिरनुमा मतलब कास्ट कलाकृति होती है, जिसमें कहीं द्वार लगे होते हैं। मतलब ये मंदिरनुमा कोई मतलब लकड़ी की कलाकृति होती है जिसमें बहुत सारे द्वार मतलब बहुत सारे गेट लगे होते हैं, किवाड़ लगे रहते हैं। उस सभी द्वारों पर चित्र होते हैं। सभी द्वारों पर क्या होते हैं, चित्र होते हैं, जो कथा वाचन के समय खुलते जाते हैं। मतलब कथा वाचन कर रहे हैं अपन तो एक एक ऐसे किवाड़ खोलते जाते हैं, मतलब द्वार उतना खुलता जाता है। और अंत में राम लक्ष्मण व सीता की मूर्तियाँ दर्शित होती हैं। लास्ट में किन की मूर्तियाँ दिखती है, तो राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ सबसे लास्ट में होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मतलब मंदिरनुमा कास्ट कलाकृति को अपन क्या बोलते हैं, कावड़ कहते हैं। जो कावड़ है ना उसका लाल रंग से रंगी होती है। मतलब कावड़ जो होती है ना वो लाल रंग से रंगी होती है। इस लाल रंग के नहीं इसके ऊपर फिर काले रंग की कथाओं का चित्रांकन किया गया है। मतलब वैसे तो ये खुद तो जो कावड़ होती है वो लाल रंग की होती है और इसके ऊपर है ना मतलब काले रंग के क्या क्या मतलब कथाओं का क्या किया गया है, चित्रांकन किया गया है। यानी खुद तो लाल रंग की होती है, इसके ऊपर काले रंग की कथाओं का क्या किया गया है, चित्रांकन किया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इनके तो बस ये याद रखना कहाँ की है, तो एक तो चित्तौड़गढ़ के बस्सी गाँव की, मतलब वहाँ पे कावड़ बनाने की मतलब कला है। और मतलब इनके जो मतलब कलाकार कौन है, तो मांगीलाल मिस्त्री है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है गोडलिया। ये क्या है, देखो ये मतलब पशुओं के शरीर पर विविध मतलब प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए दिए जाते हैं। और मतलब दागने की प्रक्रिया को तो अपन क्या बोलते हैं,
अटेरना कहते हैं, मतलब दागने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अटेरना कहते हैं। और दाग के निशान को क्या बोलते हैं, ये गिडलिया कहते हैं, गिडलिया या गोडलिया। देखो मतलब है क्या, मतलब ये कि पशुओं के ऊपर जो मतलब दाग बनाए जाते हैं ना, उन दाग को अपन क्या बोलते हैं, गोडलिया कहते हैं। और इन दाग से क्या होता है कि पशुओं की शिनाख्त, मतलब अगर पशुओं की शिनाख्त मतलब पहचानने के लिए किया जाता है, यानी पहचान करने के लिए, पशुओं की पहचान करने के लिए क्या क्या बनाया जाता है, ये गोडलिया बनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो पशुओं के मतलब दागने की क्रिया को तो क्या बोलते हैं अपन, अटेरना कहते हैं। और जो दाग के निशान होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, गोडलिया कहते हैं। और जो दाग है ना, ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी या लोहे या पीतल के अक्षर आदि को गर्म करके बनाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे बनते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है गोदना। गोदना क्या है, तो ये गोदना मतलब वही टैटू होता है जो आजकल बनवाते हैं, उसे अपन गोदना बोलते हैं। मतलब किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गोदना कहते हैं। मतलब गोदना गुदवाया जाता है, जैसे निशान वो टैटू वगैरह बनवाया जाता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, गोदना कहते हैं। ये भी लोक कला के अंदर ही आती है। ये शरीर को सुसज्जित करने के लिए बनाए जाते हैं गोदना। और आदिवासियों में इनका ज़्यादा प्रचलन है, यानी आदिवासी के अंदर ऐसा होता है कि मतलब आभूषण की जगह क्या बनाए जाते हैं, गोदने बना दिए जाते हैं। मतलब आभूषण की जगह इनके निशान बना दिए जाते हैं। आभूषण के अभाव में गोदने गुदवाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब वही मान लो हाथों के अंदर आभूषण की जगह हाथों में बनवा लिए, और मतलब ऐसे गले में बनवा लिए, तो मतलब ऐसे बनवाए जाते हैं। कौन, मतलब ज़्यादातर आदिवासी आभूषण के अभाव में बनाते हैं। और वैसे भी आजकल तो सभी बनवाते हैं। उसके बाद एक कोटियाँ। कोटियाँ क्या होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोटियाँ बनाई जाती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे भंडारण के लिए कलात्मक कोटियाँ बनाई जाती है। इन कोटियों, यानी कोठे वही अनाज वगैरह रखने के लिए, कोठियों में अन्न, घी, दूध, दही रखे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। कोठियाँ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मतलब वही अनाज के भंडारण वगैरह के लिए बनाई जाती है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कोठियाँ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हील। ये बांस की पतली पतली खपच्चियों को धागे से बांधकर घोड़े की मतलब ये लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। कौन, व्हील। मतलब दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं इसके अंदर। और ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है ये मतलब जैसलमेर में देखने को मिलती है। तो ये बांस की लकड़ी की, मतलब बांस की जो पतली पतली खपच्चियाँ उन सबको बांध देते हैं, उसके ऊपर घोड़े की लीद मिली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उस पर मतलब से बनाई जाती है ये। और ये मतलब इसका यूज़ क्या है, तो मतलब ये वस्तुएं या फिर बर्तन आदि सजाने के लिए इन व्हील्स का यूज़ करते हैं अपन, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद और देखने को कहाँ मिलती है, ज़्यादातर जैसलमेर में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कठपुतली। कठपुतली तो धागों की सहायता से मतलब कास्ट यानी लकड़ी से बनी कठपुतलियों द्वारा खेल दिखाया जाता है। जानते हैं अपन कठपुतलियों से क्या दिखाया जाता है, खेल दिखाया जाता है। कठपुतली किसकी बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। लकड़ी, धागे की सहायता से मतलब लकड़ी से बनी कठपुतली से क्या दिखाया जाता है, खेल दिखाया जाता है। खेल भी कौन सा, सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज सहयोगिता, अमर सिंह राठौड़, इन कठपुतलियों की तरह दिखाई जाते हैं। ये सारे खेल कठपुतली की तरह दिखाए जाते हैं। और देखो 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला को विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करवाया। मतलब विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था कठपुतली कला को। तो देखो ये मतलब कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी, रोमानिया के अंदर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह हुआ था। उसके अंदर भारतीय लोक कला मंडल जो है ना उदयपुर वाला, वहाँ के कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इसको प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, यह हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेहंदी। मेहंदी ये मतलब स्त्रियाँ व महिलाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडे मारती है। मतलब मेहंदी वही हाथों में लगाई जाती है, सभी जानते हैं। तो मतलब वही बारीक मारने मानती है। अब देखो सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। ये सोजत और मालवा की जो मेहंदी वो मतलब मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। और मतलब सोजत की मेहंदी को तो जीआई टैग मिल रखा है। और अभी सांगरी फल को भी जीआई टैग मिला 2025 में, ये भी हमें ध्यान रखना है। सांगरी फल को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला था शायद मई 2025 के अंदर, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत की मेहंदी को भी जीआई टैग मिल चुका है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा लोक कला मतलब ये राजस्थान की चित्रकला व लोक कला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।